आप में से अक्सर लोग उन्होंने अपनी जो डेस्टिनेशन है बनाई हुई अपनी ज़िंदगी की, वो उन्होंने यही सोचा हुआ है कि हमने पैदा होना है और गरीब ही बनना है। गुर्बत की जो सोच है ना आपके अंदर, उसका एक और डायलेमा है। उसके 3-4 एस्पेक्ट हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि आप लोग आइडिया की रेस में फंसे रहते हो, बिजनेस में पैसे की रेस के अंदर फंसे रहते हो, वो जो चूहों की रेस है ना उसके अंदर फंसे रहते हो, और एज ए रिजल्ट आप लोगों के अंदर ट्रस्ट नहीं होता। ये नहीं पता पैसे कहाँ से लेने हैं, इन्वेस्टर कहाँ से आएगा। बिजनेस में अगर आपने पैसे चाहिए तो आपको 5 तरह के लोग आपको बिजनेस के अंदर पैसे दे सकते हैं आपके बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम उन 5 तरह के लोगों को डिस्कस करें जो आपको पैसे दे सकते हैं, हम थोड़ा सा मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स क्या है कि 4 तरह के मोस्टली सोर्सेज से आप पैसा कमाते हो। एक सोर्सेज आपका एम्प्लॉयमेंट पे, जैसे आप डेली 9 to 5 जॉब करते हो, किसी की गुलामी करते हो। 9 to 5 वो आपको डायरेक्शन देता है, सारा रिस्क और रिवॉर्ड वो ले रहा होता है, लेकिन पैसे आप मंथली एक सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है। और ज़्यादातर लोग इसी रैट रेस के अंदर ही लगे हुए हैं। दूसरा जो मॉडल है जिसके अंदर लोग ज़्यादातर पैसे कमाते हैं वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आपने अपने आप को जॉब से निकाल के किसी दुकान पे बैठा लिया, किसी डेयरी फार्म पे बैठा लिया, किसी छोटे बिजनेस के ऊपर बैठा लिया जिस पे आप चला रहे हो, और या तो आप खुद काम कर रहे हो या एक आध बंदा कोई आपने और रख लिया है। बहुत छोटा सा स्मॉल सेटअप है, इसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉई और ये जो सेल्फ एम्प्लॉई, ये दोनों लोग अपना टाइम बेस के पैसे कमाते हैं। पूरी उम्र इनकी लाइफ फ्रस्ट्रेशन के सिवा, दूसरों पे डाउट करने के सिवा, शक करने के सिवा इनकी लाइफ के अंदर कुछ नहीं होता। इनकी ज़िंदगी दुनिया इनके लिए नहीं है। इन लोगों के लिए बस काम करना है, मेहनत करनी है, कुड़ना है, जलना है, परेशान होना है, इनके लिए सिर्फ यही है। अब दूसरा जो क्वाड्रेंट है, जो क्वाड्रेंट की राइट साइड है, उसके अंदर भी 2 तरह की सोर्सेस से आप पैसा कमा सकते हो। एक सोर्स है जो बिजनेस कैसे है, जो ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जैसे नेस्ले है, कोका कोला है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके अंदर लोगों ने बड़े पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को रखा हुआ है, और इनके जो ओनर हैं वो लाइफ को सही तरीके से इंजॉय करते हैं, लोगों पे ट्रस्ट भी करते हैं, सक्सेस भी करते हैं, आगे कामयाब भी होते हैं, और दुनिया असल में इन्हीं लोगों के लिए है। और चौथा क्वाड्रेंट में लोग कौन हैं? वो जो लोग जो कि इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर के अंदर डिफरेंट कैटेगरी आ जाती हैं। एंजल इन्वेस्टर आ जाते हैं, इसी तरह से आपके वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, बैंकर्स आ जाते हैं, पर्सनल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं जो इन्वेस्टर के अंदर हैं। अब क्वाड्रेंट के ये जो 4 पार्ट्स हैं, आप में से जो ज्यादातर लोग मेरी जो अभी मुझे सुन भी रहे हैं, वो शायद ये, बल्कि अक्सर ही, मोस्टली मैं कहूँगा 99.99% लोग जो हैं वो क्वाड्रेंट की लेफ्ट साइड पे हैं। और लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा तो एम्प्लॉय साइड पे हैं, या वो अर्निंग कर रहे हैं अपनी सेल्फ एम्प्लॉय साइड पे। और आप जो सोच भी है वो भी लिमिटेड कहाँ पे है आपकी, या इस साइड पे, ये जो एम्प्लॉयमेंट साइड पे, या फिर आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट साइड पे। आप लोग जो बिजनेस के आइडियाज लिखते हो नीचे, वो भी सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉयड साइड पे आ जाते हैं। अब मैं जो 5 तरह के इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में, आपके आइडिया पे, आपके जो आपका जो फ्यूचर है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो इन्वेस्टर ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ये मैंने 4 सेगमेंट आपको बताया ना, इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं 4 सेगमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर चेंज हो जाते हैं, वेरी कर जाते हैं। ये बातें जो मैं आपको आज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वाकई अपने बिजनेस को शिफ्ट करना है किसी बिजनेस लेवल पे, कहीं वाकई आपने आगे जाना है, तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ सोचा हुआ है कि मैंने दुकान बना के पूरी उम्र कुटते हुए, अपनी बीवी को गालियाँ निकालते, बच्चों को डांटते, 2 पैसे के लिए तरसते ज़िंदगी गुजारनी है, फिर आपको इसको सुनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपका ड्रीम है कि आप क्वाड्रेंट की राइट साइड पे जाएं, जहाँ पे बिजनेस हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर हैं, जहाँ पे असल में दुनिया के मज़े हैं, टेस्ट है लाइफ का, जहाँ पे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बीच पे जा रहे हो, हर 6 माह के बाद विजिट कर रहे हो, तो फिर राइट साइड की कैटेगरी आपके लिए सूटेबल है। अब
एम्प्लॉयमेंट पे तो इन्वेस्ट कोई भी नहीं करेगा। एम्प्लॉयमेंट पे तो इन्वेस्ट डेफिनेटली आपका एम्प्लॉयर ही कर सकता है और वो आपको हायर करता है, और इसकी इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आपको मंथली एक फिक्स सैलरी मिल जाती है, जब उसका दिल करेगा आपको निकाल के बाहर करेगा। अब जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर भी कोई इन्वेस्ट नहीं करता, उन पे मैक्सिमम या आप अपनी पर्सनल सेविंग से इन्वेस्ट करवा लोगे, या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार थोड़े बहुत पैसे दे देगा, कभी लाख दे दिया, कभी आपके पास शॉर्टेज आई 50,000 दे दिया आपको, या अगर आपका थोड़ा सा लेवल थोड़ा बेहतर है तो कोई 2 लाख दे देगा एक दफा। उसके बाद दोबारा आपके दरवाजे पे खट 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 रोज होगी, रोज कोई क्रेडिटर आके आपके दरवाजे के ऊपर खटकाएगा और वो कहेगा मेरे पैसे दो, और आप जो है वो कभी कहेंगे मैं घर पे नहीं हूँ, कभी आपकी वाइफ कहेगी ये अभी घर नहीं आया, कुंडा लगा लेगी, कभी आप शॉप पे जाएंगे, दिन को भी फ्रस्ट्रेशन, शाम को भी फ्रस्ट्रेशन, घर पे भी फ्रस्ट्रेशन, क्रेडिट आपके ऊपर चढ़ जाएगा, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अमाउंटों के लिए आप तल्ले मारे होंगे, कई हज़ार के लिए, कई लाख के लिए, कई 5,000 के लिए, लेकिन ना उससे आपका बिजनेस तरक्की करेगा, ना आपने उससे कोई लाइफ को एंजॉय किया। और आपकी सोच, क्योंकि देखिए 2 तरह की सोच है ना, एक है बहुत ही छोटी सोच, एक है बड़ी सोच। छोटी सोच और बड़ी सोच के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। छोटी सोच क्या है कि ओ मैं अकेला ही बिजनेस करूं, मैं कोई बिजनेस करूं, मैं अकेला ही कर सकता हूं। छोटी सोच क्या है कि मैं खुद ही आगे जा सकता हूं। छोटी सोच क्या है कि मैं खुद ही सारा पैसे जमा कर सकता हूं। छोटी सोच क्या है कि मैं खुद ही सारे काम कर लूं, किसी और से ना करूं। छोटी सोच क्या है कि मैं खुद ही अपनी जो फंडिंग है, बिजनेस है, मार्केटिंग है, सेल है, अपने सारे काम मैं खुद ही कर लूंगा, कोई और बंदा नहीं करेगा। यह है छोटी सोच, वो छोटा ही रहेगा। कुएं का जो कुआं का डब्बा है ना उसके अंदर बंद रहेगा, समुंदर के अंदर उसको पता ही नहीं है कि बाहर एक पूरा समुंदर बैठा हुआ है, एक पूरा दरिया है, नदियां बह रही हैं, और वो सिर्फ कुएं के उसके लिए वो जो कुएं का डब्बा है ना वही उसके लिए पूरे का पूरा समुंदर है। उसमें वो ऐसे ऐसे छलांगे मारता रहेगा डड्डू की तरह, लेकिन कभी कामयाब नहीं होगा। अब आपको सबसे पहले ये सोचना है कि क्या आपने इस कैटेगरी में डड्डू की तरह छलांगे मारनी है, या आपने वाकई ही किसी प्रॉपर तरीके के लिए जाना है, कहीं प्रॉपर अगर आपने बिजनेस की साइड पे जाना है, इन्वेस्टर साइड पे जाना है, लाइफ को एंजॉय करना है, ट्रैवल करना है दुनिया में, बीच पे बैठ के आप बातें करें, आप एंजॉय करें, मीटिंग्स करें, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स को एंजॉय करें। लाइफ को अगर वाकई एंजॉय करना है तो फिर क्वाड्रेंट की इस साइड पे है। मुझे अगर आपने सुनना है तो आपको हमेशा इस साइड वाली इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। इस साइड वाली इंफॉर्मेशन शायद आपको इतना बेनिफिट ना हो, और शायद आपको मेरी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बिल्ड ना हो, मैं जो बातें करता हूं आपको समझ ना आए, क्योंकि मेरी बातें ज्यादातर इस साइड की हैं। इस साइड की बातें जो हैं वो ना मुझे समझ आती हैं, ना शायद आपको समझ आएंगी, क्योंकि मेरा माइंडसेट ये इस साइड का माइंडसेट है। तो हम मेरा जो गोल है वो भी आपको इस साइड के माइंडसेट की तरफ लेके जाना है, आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में लेके जाना है। अब आपको रियलिस्टिकली मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपके बिजनेस की नॉर्मली 6 स्टेजेस होती हैं। हम 6 स्टेजेस को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि है क्या। पहली स्टेज क्या है? पहली है आइडिया स्टेज। आइडिया स्टेज क्या होती है? जिसके अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक रिसर्च होती है। हर किसी को लगता है कि मेरे पास मल्टी मिलियन आइडिया है, हर किसी को लगता है कि मेरे जहन के अंदर जो आइडिया है यही बस दुनिया में तरक्की कर सकता है, दुनिया में और आइडियाज की कमी है, क्योंकि ये मेरे अंदर ये आइडिया है इसलिए दुनिया में ये काम हो ही नहीं सकता। इसलिए वो छुपा के अक्सर लोग रखते हो जो छोटी सोच वाले बनते हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में कुड़ना है, जलील होना है, उनके दरवाजे पे लोगों ने खटखट खड़काना है, उनके बच्चों ने भी जलील होना है, उन्होंने फीस भी नहीं पे करनी पानी अपने स्कूल की बच्चों की, उन्होंने जिंदगी को भी सही तरीके से नहीं इंजॉय कर पाना, उन्होंने किसी एम्प्लॉयर के हाथों रगड़ा खाना है, किसी क्रेडिटर के हाथों रगड़ा खाना है, उनके दरवाजों पे दस्तखत भी होगी, उनकी सोसाइटी में कोई इज्जत भी नहीं होगी, रिस्पेक्ट भी नहीं होगा। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं, उनकी माइंड होता है छोटा। अब ये इस स्टेज के ऊपर जो बड़ी सोच का माइंडसेट है वो प्लानिंग बड़ी करता है, वो बड़ी सोच रखता है कि मैंने अब जो आइडिया है ये मेरे पास बेशक $1 मिलियन आइडिया है, लेकिन इसको मैं आगे लेके जाऊंगा, तरक्की की तरफ लेके जाऊंगा, इससे अब मैं $मिलियंस को जनरेट करूंगा, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करूंगा, दूसरी टीम अपनी मैं बिल्ड करूंगा, दूसरों से पैसे लेके, लोगों का पैसा, लोगों का टाइम यूज करके मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करूंगा, और मेहनत करके मैं अगली कैटेगरी में जाऊंगा, इन्वेस्टर की, और बी कैटेगरी में जाऊंगा इस साइड पे, ताकि मैं अपने बीच पे जाऊं, एंजॉय करूं, होटल्स एंजॉय करूं, यूरोप के ट्रिप लगाऊं, अमेरिका के ट्रिप लगाऊं, मैं अपनी लाइफ को फुल तरीके से जो जीने का हक है लाइफ का
उस तरह से जियो। ये है बड़ी सोच के जो इस साइड पे लोग क्वाड्रेंट में आते हैं। अब आइडिया से कहानी शुरू होती है। हर किसी को लगता है कि मेरा जो आइडिया है ये मिलियंस ऑफ डॉलर आइडिया है, मेरे जहन के अंदर ये जो आ गया है। बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक कह रहे हैं आप, आपके लिए वो वाकई ही मिलियन डॉलर है। लेकिन एक बात मेरी अंडरस्टैंड करें, यहां पे अगर आपने छोटी सोच रख ली, जैसे कि अक्सर मैं आप लोगों से जब कम्युनिकेट करता हूं तो मुझे जो कमेंट में पढ़ रहा होता हूं आपके, वो बिल्कुल भी नॉट इवन 1% क्लोज टू जो जो होने चाहिए, उसके 1% भी क्लोज नहीं होते। और मैं अक्सर देख के हंस रहा हूं, क्योंकि और कभी मुझे दुख भी आता है कि यार हम क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहे। इतना हम बोलते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं, खैर आप लोग बिल्ड क्यों नहीं कर पा रहे, आपको बेसिक चीजों की समझ नहीं आ रही। अब ये जो इनिशियल स्टेज होती है ना, आइडिया स्टेज, ये स्टेज पे कोई बंदा आप पे इन्वेस्ट नहीं करता, कोई बंदा आप पे स्पेंड नहीं करता, क्योंकि आपके माइंड के अंदर आइडिया है, आपने उस आइडिया को ट्रांसफॉर्म किया ही नहीं, कहीं आप लेके ही नहीं गए, कहीं भी आपने कोई उसकी ना प्रेजेंटेशन बनाई, ना आपने प्रोटोटाइप बनाया, ना आपने कोई रिसर्च की, बस आपके माइंड के अंदर आइडिया है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आप पे इन्वेस्ट करें। अब आप एक मेरी बात जरा गौर करो, खुद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आप किसी पैसे इन्वेस्ट करेंगे? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो और मुझे बताओ। अगर करेंगे तो लिखें करेंगे, अगर लिखो कि नहीं करोगे। क्या अगर किसी बंदे के जहन में बस आइडिया है, वो आपको आके बता रहा है, आप उसके ऊपर क्या इन्वेस्ट करोगे? लिखो करोगे या नहीं करोगे, लिखो, मैं वेट कर रहा हूं, आप बताओ मुझे करोगे या नहीं करोगे। अब आपके पास एक आइडिया आपके पास है, आप ये है इनिशियल स्टेज होती है आपकी, कैपिटल की बिल्कुल स्टार्टिंग फेज होती है। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आपकी आती है बिजनेस की, उसके अंदर अब किसी जो काम के बंदे होते हैं ना, वो अपने आइडिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो उस आइडिया को जो है कमिटमेंट उसके साथ करते हैं। कमिटमेंट का मतलब क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को पकड़ा, जो भी आपका आइडिया है उसका आपने एक प्रोटोटाइप बना दिया, उसका एक खाका बना दिया, उसकी एक प्रेजेंटेशन बना दी, उसके आपने जो प्रोसेसेस हैं, मैंने आपको बताता होता ना कि टीम के प्लेयर कहां कहां पे खड़े करने हैं, वो कौन से प्रोसेसेस होंगे, किस तरह से प्रोडक्ट बनेगी, किस तरह से मार्केट होगी, किस तरह से उसके ऑपरेशन चलेंगे, कौन कौन टीम मेंबर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, कैसे बिजनेस तरक्की की तरफ जाएगा, कैसे ये पूरा जो मशीन का पहिया है, जो गाड़ी है असल में, वो चलेगी कैसे, इसका पूरा रोड मैप आप बना देते हो। इसको आप कहते हैं कमिटमेंट स्टेज। और ये रोड मैप बना के आप इनिशियल बाज दफा उसकी प्रोटोटाइप बना देते हो, उसकी फंडिंग आप अरेंज करना शुरू कर देते हो, उसकी इनिशियल मार्केटिंग आप शुरू कर देते हो। ये आपकी सेकेंड स्टेज है। अब ये जो सेकंड स्टेज है, इसके ऊपर भी लोग बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ही लोग आप पे यकीन करते हैं। हालांकि नजर आ रहा होता है कि इसने प्रोटोटाइप बना लिया है, नजर आ रहा होता है कि इसने आइडिया को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, अब वाकई ही इसके अंदर इसने अपनी टीम भी डेवलप कर ली है, इसने अपनी इनिशियल मार्केटिंग भी कर ली है, इसने अपने इनिशियल जो रिक्वायरमेंट थी आपके स्टार्टअप को आगे लेके जाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, वो उसने कर दी है। लेकिन जब फिर आप किसी के पास जाते हो कि मेरे ऊपर इन्वेस्ट करो, तो लोग आप पे फिर भी इन्वेस्ट नहीं करते। लोग कहते हैं कि यार एक्सक्यूज मी, लोग कहते हैं कि आपके ऊपर मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, आपका अभी भी आइडिया है, आपने बेशक प्रोटोटाइप बना लिया है, आपकी सोच के अंदर एक चीज है। कुछ लोग इसके अंदर कहते हैं चलो आपके ऊपर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, इस स्टेज के ऊपर कुछ लोग एग्री करते हैं। ये दो स्टेजें हैं। ये दो स्टेजों के बाद तीसरी स्टेज आती है वैलिडेशन की, जिसके अंदर आपका आइडिया मार्केट के अंदर जा चुका होता है, मार्केट के अंदर उसकी फीडबैक कस्टमर का आ रहा होता है। फीडबैक आने के बाद चौथी स्टेज होती है रिफाइनमेंट की, जिसके अंदर जो 2 साल के बाद शुरू होती है, जिसमें अपनी प्रोडक्ट को आप रिफाइन करना शुरू कर देते हो। उस फीडबैक की बेस के ऊपर जो आपको कस्टमर से मिला है, आप अपने बिजनेस को इंप्रूव करना शुरू कर देते हो। इंप्रूवमेंट करने के बाद जो 5वीं स्टेज आती है, वो स्केल करने की। आपने अपने कॉन्सेप्ट को मार्केट में दे दिया है, बता दिया है, अब उसने बढ़ाना है बिजनेस में को। 1 सिटी से है तो 2 में लेके जाना है, 2 से है तो 4 से लेके जाना है। और लास्ट स्टेज आती है जिसके अंदर वाकई ही आप एक एस्टेब्लिश बिजनेस बन जाते हो। नॉर्मली ये जो एस्टेब्लिशमेंट की स्टेज है, ये 3 साल के बाद आती है, या 5 साल के बाद आती है, या 10 साल के बाद आती है। तो ये तो होगी 6 स्टेजेस। 6 स्टेजेस को हमारा जो आज का गोल है वो डिस्कस करना नहीं था। 6 स्टेजेस बताना इसलिए जरूरी था कि जब मैं 5 तरह के इन्वेस्टर आपको बताऊंगा कि 5 तरह के इन्वेस्टर कौन से हैं, तो आपको समझ लग जाए कि मैं असल में बात आपसे क्या कर रहा हूं। अब जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो इनिशियल लेवल पे, तो सबसे पहले सीड कैपिटल स्टेज आती है, जो पहली स्टेज है।
जो बिल्कुल इनिशियल है, सीड कैपिटल स्टेज भी आप समझ लें कि नहीं है, जो उससे भी पहले की है, जिसके अंदर सिर्फ आपने एक आइडिया है। जब आपके माइंड के अंदर आइडिया है तो सबसे पहला आपने काम उसको करना है कि उसका आपने कमिटमेंट शो करनी है, यानी स्टेज नंबर 2 शो करनी है, जिसके अंदर आप उसकी प्रोटोटाइप बना दोगे, आप उसकी एक प्रोडक्ट बना दोगे, आप उसकी मार्केटिंग प्लान बना दोगे, आप उसका एक सिस्टम प्रोसेस प्रोसीजर बना दोगे, आप उसके टीम मेंबर रख लोगे कि मार्केटिंग कौन करेगा, सेल कौन करेगा, परचेस कौन करेगा, वो चीज़ें आप अपने उसके अंदर डिफाइन कर दोगे। और उसके बाद आप इनिशियल प्रोडक्ट का जो इनिशियल जो हो सकता है पहली प्रोडक्शन भी आप इसके अंदर आप निकाल दो। ये जो स्टेज होती है, जब आप इस स्टेज के ऊपर आ जाते हैं ना, फिर थोड़ा सा इन्वेस्टर को लगता है कि अब आप सीरियस हो। लेकिन इस स्टेज पे अब आप देखें, टेक्निकली तो आपकी कॉस्ट तो लगनी है, क्योंकि आपने प्रोटोटाइप बनाना है, आपने किसी डिजाइनर को इन्वॉल्व करना है, आपने किसी मार्केटिंग वाले को इन्वॉल्व करना है, उसका इनपुट लेना है, आपने वेंडर को ढूंढना है, ट्रैवल करना है, आपने एक वेबसाइट बनानी है, आपने इनिशियल मार्केटिंग प्लान बनाना है, आपने इनिशियल प्रोडक्ट बनानी है, आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। लेकिन इस यहां तक पहुंचने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, ना आपको बैंकर इन्वेस्ट करेगा, ना आपके ऊपर कोई और बंदा इन्वेस्ट करेगा, और कोई बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ये जो स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर जो इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ, वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है। इसे कहते हैं पर्सनल इन्वेस्टर। यह है इन्वेस्टमेंट की टाइप नंबर 1, इसको कहते हैं पर्सनल इन्वेस्टर। नीचे लिखें टाइप नंबर 1, नीचे लिखें, जिनको समझ लगी है वो लिखें टाइप नंबर 1 पर्सनल इन्वेस्टर। ये नीचे लिखें टाइप नंबर 1 पर्सनल इन्वेस्टर। पर्सनल इन्वेस्टर कौन है? ये आपके फ्रेंड हैं, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो लोग पर्सनल इन्वेस्टर होते हैं आपके साथ, और वो आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं। इस पर्सनल इन्वेस्टमेंट की स्टेज के अंदर या तो आपकी अपनी कोई सेविंग काम आएगी, अपनी पर्सनल बोरिंग जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, कोई इस तरह की चीज आया, ये आपके काम आएगी, या आपके जो पर्सनल इन्वेस्टर हैं वो आप पे इन्वेस्ट करेंगे। अब पर्सनल इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा कोई नहीं होता। अब आप आजकल के दौर में किसी से पैसा लेने जाओ तो कितने पैसे आपको मिल जाएंगे? लिखें जरा कि आपके ख्याल में आजकल को क्या पैसे देता है या नहीं देता? जो कहते हैं हाँ लोग देते हैं। आजकल तो भाई को पैसे नहीं देता। अब भाई के पास जाए, अपने सखे के भाई के पास दूसरी दफा मांगे, वो ना कर देगा आपको। फादर के पास जाए, वो एक दफा तो दे देगा, दूसरी दफा उसे लगेगा ये उड़ा देगा, वो ना कर दे। आपके तो घर वाले आप पर ट्रस्ट नहीं करते, तो आपके साथ वाला कौन ट्रस्ट करेगा? कोई और क्यों कौन ट्रस्ट करेगा? ये कल्चर बन गया हमारे पाकिस्तान के अंदर, एक सोसाइटी का डायलेमा बन गया है हमारे पाकिस्तान में, और हर जगह पे ऐसे ही है। तो लोग, कुछ लोग जो आपके एक दो दोस्त आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, वो आपको कहेंगे कि यार ठीक है, तुम मेरे साथ मिलके कर लो, तुम मुझे कुछ परसेंटेज दे दो, तुम ऐसे करो, चलो 50-50 मिलके कर लेते हैं। कुछ कहेंगे यार चलो मुझे 40% शेयर दे देना, तुम 60% ले देना, एग्रीमेंट दोनों भाई साइन कर लेते हैं और हम अपना बिजनेस कर लेते हैं। कुछ कहते हैं यार चलो कॉर्पोरेशन बना लेते हैं, उसके अंदर शेयर हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। ये स्टेज के ऊपर लोग आपके साथ इक्विटी बार्गेन करते हैं, खास तौर पे जो आपके दोस्त इन्वेस्ट करते हैं। कोई दोस्त आप पे ऐसे तो इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, ले यार तू लाख रुपया ले ला ते जा, मैनू बाद चो पैसे दिंदा रही, ऐसे नहीं होता। वो एक दफा दे देगा, दूसरी दफा जो आपको नहीं देगा। लेकिन बिजनेस के लिए तो आपको पैसे ज्यादा चाहिए ना, सिर्फ लाख रुपया तो नहीं चाहिए। बिजनेस के लिए तो आपको जैसे जैसे उस स्टेज को क्रॉस करना है, वो जो स्टेजें मैंने बढ़ाई हैं, पहली स्टेज पे कहीं पे आपको 5 लाख चाहिए, कहीं पे 15 लाख चाहिए, कहीं पे 1 करोड़ चाहिए, कहीं पे 10 करोड़ चाहिए, कहीं पे 50 करोड़ चाहिए। ये स्टेजेस है ना, अगर आपने प्रॉपर लेवल पे पहुंचना है। और आपके पैसा तो आप किसी के पास भी नहीं होता, जो बिजनेस जो इनिशियल स्टार्टअप चीजें स्टार्ट करते हैं, अक्सरों के पास पैसा नहीं होता, तो फिर वो इसी स्टेज के थ्रू गुजरते हैं, लोगों के साथ हैंड मिलाते हैं। अब पहली स्टेज के अंदर भी आपको कोई क्यों पैसा देगा? कोई आपको ट्रस्ट करके एक दफा तो दे देगा, दूसरी दफा नहीं देगा, और वो कहेगा ठीक है आप मेरे साथ इक्विटी रखो। अब जो यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो कहेंगे मैं खुद ही करूंगा, और उनकी लाइफ कुड़ के गुजरेगी, जलील होंगे पूरी लाइफ, दुनिया उनके लिए नहीं है, उनके बच्चे फीस के लिए तरसेंगे, उनके घर के अंदर छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए वो तरसेंगे, क्योंकि वो अपना पैसा लगाना चाहते हैं। और फिर वो एक्सपेक्टेशन क्या होती है उनकी? एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती है कि कोई मुझे आके पैसा दे दे, उधार दे दे, और मेरे से इंटरेस्ट लेता जाए, या मेरे से कोई जो है वो बाद में मैं उसको पैसे वापस कर दूंगा, या मुझसे प्रॉफिट। भाई क्यों? भाई कोई क्यों करेगा आपके ऊपर इन्वेस्ट? आपके तो घर वाले आप पे यकीन नहीं करते, तो कोई आप पे क्यों यकीन करेगा?
तो इस स्टेज पे भाई आपको सिर्फ या तो पार्टनर मिलेंगे जो आपके साथ पार्टनरशिप करें, या वो लोग जिनके अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत बनी हुई है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आपके ऊपर थोड़ा सा पैसा लगाएंगे। वो समझ लें कि पूरा समुंदर है ना, उसके अंदर से आपने एक चम्मच कतरा डाल के अपने मुंह में डाला, मुंह पूरी तरह गीला भी नहीं होगा आप उस इन्वेस्टमेंट से आपका। अब यहां पे भी छोटी सोच और बड़ी सोच का फर्क है। छोटी सोच वाला बंदा यहां पे इन्वेस्टर को प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व करेगा, इक्विटी के साथ इन्वॉल्व करेगा, प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल तरीके से उसको लेके चलेगा, ना कि वो ये कहेगा कि मुझे दे दो बस पैसे, मैं बस तुम मुझे 25-30 लाख बचवा दो, उसके बाद तुम सो जाओ, तुम अपना काम करो, मैं 25-30 लाख के साथ मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं उस पैसे के साथ, मेरी मर्जी, बस तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और मेरे साथ बस एग्रीमेंट साइन कर लो। भाई एग्रीमेंट की वैल्यू तो तब होती है जब आपकी कोई वैल्यू है। आपकी क्या वैल्यू है? सब पॉइंट समझ रहे हैं ना मेरी बात? एग्रीमेंट की तो तब वैल्यू है जब आपकी कोई वैल्यू है। कोर्ट में जाके उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट आपसे कोई पैसे निकल सकते हैं। अगर आपकी औकात ठिंगे की नहीं है, चवानी की नहीं है, और आपके साथ एग्रीमेंट कोई आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर ले, उसके बाद उसको वो बेचारे को क्या मिलना है? वो तो फिर रोएगा ही ना बैठ के। आपने कह देना मेरे पास पैसे नहीं है, और पाकिस्तानी कोर्ट में 20 साल दलील होगा। कोई पागल है आपके साथ ऐसे इन्वेस्ट करेगा? कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा आपके साथ ऐसे, और ना ही आप इस तरह से तरक्की करोगे। जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वो आपके साथ एग्रीमेंट भी करेंगे, और वो आपके साथ एज ए पार्टनर इन्वेस्ट करेंगे। वो आपके साथ कंट्रोल को शेयर करना चाहेंगे, वो आपके साथ चीजों को देखना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि आप कामयाब हो, क्योंकि उनका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, आप भी कामयाब हो और वो भी कामयाब हो। ये जो स्टेज होती है ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट की स्टेज होती है। पर्सनल जो आपके फ्रेंड दोस्त इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल सेविंग इन्वेस्ट करते हो जो इतनी नहीं होती। आपके पेरेंट्स के पास अक्सर पैसा इतना नहीं होता। इसी वजह से ये बहुत सी लोग इसी स्टेज पे डेड हो जाते हैं, जिन्होंने वही तरसना एक एक चवानी के लिए तरसना है लाइफ के अंदर। वो लोग इधर ही आगे खत्म हो जाते हैं, इससे आगे जाते ही नहीं है। इससे आगे जाते वो लोग हैं जिनकी सोच थोड़ी सी बड़ी होती है, कमिटमेंट लेवल शो करते हैं, और वो उन्हें पता होता है कि हमें वाकई ही लोगों का पैसा चाहिए, हमें लोगों की स्किल चाहिए, हमें एक टीम बिल्ड करनी है, हमें लोगों को इन्वॉल्व करना है, बिजनेस को प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल तरीके से चलाना है, फिर हमने आगे जाना है। इस अप्रोच वाले लोग फिर नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर अपना जाते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है जो कि अक्सर है, वो है बैंक। दूसरी कैटेगरी में आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से आप कहते हो कि मुझे फंड दे। अब बैंक के पास जब आप फंड लेने जाते हो तो बैंक कहता है कि भाई ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, सिक्योरिटी लाओ। किधर है सिक्योरिटी? क्या तुम्हारे पास कोई सेल है? कोई सेल किया है? कंपनी के अंदर कोई प्रॉफिटेबिलिटी है? क्या कंपनी के कोई एसेट हैं जिनको मैं किसको मैं प्लज कर लूं, कल तुम भाग जाओ तो मैं उसको सेल करके मैं अपना लोन रिकवर करूं? या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको मैं प्लज कर लूं, और वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते नहीं मेरी देखो, मेरा शक्ल देखो, मेरा आइडिया देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो कहेगा ओ भाई रुक जा, इधर ही चौआनी दी तेरी औकात नहीं है, गल्लां तू जड़ियां ओ मिलियन दे कर रहा है, इत्थे रुक जा। एसेट विखा कित्थे है तेरे? कोई प्रॉपर्टी है विखा, है बैलेंस शीट है कोई तेरे पास? है तो दिखा। फिर वो उसको देखता है, अच्छा ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है मैं 1 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी प्लज करूंगा, 70%, 60-50% लोन दूंगा। कभी लेने जाना लोन प्रॉपर्टी पे, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अगर 1 करोड़ की है तो लोन मिलेगा 50 लाख का, और पूरी प्रॉपर्टी वो प्लज करेगा। जब लोन लेने की बारी आएगी पूरी प्रॉपर्टी बेच के वो आपका लोन वापस करेगा। आपकी बैलेंस शीट की वर्थ 1 करोड़ पे है, उस पर 40 लाख लोन देगा, 30 लाख लोन देगा। वो कहेगा ये मैं दे सकता हूं और ये पूरे एसेट में प्लज करूंगा, ना इसको सेल कर सकोगे ना इसको हला सकोगे। नहीं यार मेरे से एग्रीमेंट साइन कर लो, मेरे साथ एग्रीमेंट साइन कर लो, मेरी मैं देखो मैं हूं ना, तुम एग्रीमेंट साइन करो, इंटरेस्ट ऊपर लिखो, साइन करो, मुझे पैसे दे दो। वो बैंक मैनेजर आपको थप्पड़ मारेगा और कमरे से बाहर निकाल देगा। उसको वेटर को बुलाएगा बैल देके, उनका इनू चक के बड़ी तशरीफ ना लत्तां ते सिर दोने चीज़ां चक के ब्रांच दे बाहर ना वो दूर तक छड्ड के आई। इस तरह की पागलों वाली बातें अगर आप बैंक से जाके करोगे तो ये है दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर बैंक। अब बैंक लोन तभी देगा जब आपके पास एसेट होंगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, आपके पास कोई बैकग्राउंड सिक्योरिटी होगी। अगर नहीं है तो बैंक लोन नहीं देगा आपको। तो ये कैंसिल हो गया। आप कुछ लोगों को बैंक से मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लोन आपको क्या मिलेगा?
एक कतरा क्या कि आपने क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लिया, आपने अपनी सैलरी दिखाई कि मैं तो देखो इनकम इतनी आ रही है, मुझे बैंक से 1 लाख का क्रेडिट कार्ड लेना, तो क्या करता है आपकी पहले सैलरी देखता है कि हर मंथ सैलरी आ रही है, क्या प्रॉपर जगह पे एम्प्लॉयमेंट है, ये कहीं फारिग तो नहीं हो जाएगा। ये 1 लाख की आपको देना होता है लोन, तो वो आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, ए से लेके जेड तक आपकी सैलरी चेक करता है, आपके एसेट चेक करता है, फिर जाके आपको एक क्रेडिट कार्ड पकड़ाता है और उस पर 22-35% तक, 22 से लेके 35% तक आपसे इंटरेस्ट लेता है बैंक। एक डॉक्यूमेंट भी गलत बना दो तो बैंक उठा के आपको बाहर फेंकता है और आपके जो रेफरेंस होते हैं उनको कॉल करके आपकी जान खाने ले जाता है, वकील तक अपने पीछे आपके लगा देता है। ऐसे ही है ना? ऐसा नहीं है तो बोलो नहीं है, ऐसा है तो बोलो बिल्कुल अदनान साहब बात तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अगर तो ठीक कर रहा हूं तो लिखो कि हाँ अदनान साहब बात आप ठीक करें। अगर आप कह रहे हो कि नहीं यार अदनान साहब बात ठीक नहीं कर रहे, तो आप लिखो बात अदनान साहब आप ठीक नहीं कर रहे। तीसरे इन्वेस्टर जो होते हैं, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जब आपने कंपनी का कमिटमेंट प्रोटोटाइप बना लिया है, पहली प्रोडक्शन कर ली है, मार्केट आपकी प्रोडक्ट सेल के अंदर बिजनेस आपका रनिंग में आ गया है। बिजनेस यार एक मेरी बात को अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो। बिजनेस सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक आइडिया सोच लिया है, उसको कुछ बना दिया है, वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस का असल मसला शुरू होता है जब आपने बिजनेस को मार्केट में डाल दिया है और अब सेल नहीं हो रही। अब आपने स्टाफ की सैलरी पे करनी है, अब आपकी सेल नहीं हो रही। अब आपने बिजली रेंट पे करना है, अब आपकी उधर से प्रॉफिट नहीं आ रहा। अब आपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना है, आपके पास पैसे नहीं। आपने आगे किसी को सेल करना है, आपके पास इन्वेंटरी नहीं। वेंडर आपको क्रेडिट नहीं दे रहे, कस्टमर आपसे क्रेडिट मांग रहे हैं। आपका कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बढ़ता जाता है, आपको पैसों की जरूरत होती है। यहीं पे तो असल में पैसे की जरूरत होती है, यहीं पे तो लोग आके इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर। और अगर आप सोच लो कि नहीं अगर इस स्टेज पे मैं आ गया हूं, ये वाली स्टेज पे, तो अब तो मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। क्यों भाई? तेनू इन्वेस्टमेंट की क्यों नहीं जरूरत? ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ। ਪੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ चाहिए है। पिछों इन्वेंटरी लेनी है, जाके माल को बाय करोगे, आप माल को बाय करके आप अपने बिजनेस में रखोगे तो इन्वेंटरी को मुफ्त तो नहीं आ जानी। आपने को बड़ा बिजनेस करना है, 1 लाख पे तो आपका रिटर्न भी 2-4 हज़ार आएगा ना, कम से कम 20-30-40 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। वो इन्वेंटरी ला के स्टोर में रखोगे 30 दिन, तो पैसे वही चाहिए, आपको चाहिए ना पैसे आपको। या आपको वेंडर से सीधा लेंगे तो फिर आपको पैसे चाहिए, अगर पैसे नहीं है फिर एक्सपर्टी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जिन्हें ये सारे काम किए हुए हैं। वो आपको अपने PR यूज करे, अपने रेफरेंस यूज करे, अपनी स्किल यूज करे। आपको नहीं पता इन्वेंटरी को कैसे निकालना है, आपको भी नहीं पता क्या क्या मसले बिजनेस के अंदर आने हैं, आपको नहीं पता निगोशिएशन कैसे करनी है, सेल को कैसे बढ़ाना है, मार्केटिंग को कैसे बढ़ाना है, प्रोसेस को इंप्रूव कैसे करना है, स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, स्टाफ को रिटेन कैसे करना है, अपने वॉल्यूम्स को कैसे बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, अपना एबिटा कैसे इंप्रूव करना है, बैलेंस शीट कैसे इंप्रूव करनी है, आपके ओवरऑल वर्किंग कैपिटल को कैसे रिड्यूस करके आपके कैश फ्लो की जो शॉर्टेज है उसको कैसे पूरा करके आपको आगे लेके जाना है, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करनी है। आपको नहीं पता भी ये बातें, ये चीजें आती हैं एक्सपीरियंस से। जब आप एक्सपीरियंस करते हो इस स्टेज पे आपको 2 चीजों की जरूरत होती है, स्किल लोगों की और स्किल इन्वेस्टर्स की। अब यहां पे स्किल इन्वेस्टर क्यों चाहिए होते हैं? ये एंजल इन्वेस्टर जो मैं कह रहा हूं, ये कौन होते हैं? ये नॉर्मली वो लोग होते हैं जिनके पास जो नेटवर्थ है वो मिलियन डॉलर तक होती है। उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन या $1 मिलियन से ऊपर होती है जिनकी नेटवर्थ, जिनका साल की इनकम तकरीबन $2 लाख से ऊपर होती है। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनकी जो नेटवर्थ है वो $1 मिलियन से ऊपर होती है। और एंजल इन्वेस्टर में लोग जिनको कैपिटल स्टेज के ऊपर चाहिए होता है, वो एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं अपने आइडिया को लेकर, उन्हें कहते हैं ये आइडिया है, देखें ये मैंने प्रोडक्ट बना दी है, देखें इसको मैंने मार्केट में सेल किया है, देखें ये मेरे कस्टमर्स हैं, यहाँ पे मैं माल बेच रहा हूँ, मैं 10 रुपए की प्रोडक्ट ले रहा हूँ, 15 रुपए की मैं मार्केट के अंदर बेच रहा हूँ, मेरा ये वेंडर है मुझे जो 90 दिन के उधार के ऊपर दे रहा है या 60 दिन के उधार के ऊपर दे रहा है, ये मेरे कस्टमर हैं जो 40 दिन या 50 दिन के उधार पे मेरे से माल ले रहे हैं, 90 दिन पे माल ले रहे हैं, ये मेरी बैलेंस शीट है, इतने मुझे एसेट मैंने एक्वायर की हैं, इस पूरे बिजनेस
को चलाने के लिए, ये मेरी टीम मेंबर हैं, ये इनका स्किल सेट है, आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट करो। और वो पूछेगा कि आप मुझे ही क्यों कह रहे हो कि मैं इन्वेस्ट करूं, मैं आपके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करूं, आपकी नेटवर्थ क्या है? आपके यार नेटवर्थ तो मेरी चौवानी की नहीं, आइडिया है मेरे पास। वो कहेगा कोई बात नहीं, ठीक है, इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। अब आप मेरे से क्या चाहते हो? आपको क्या मेरे से पैसे चाहिए सिर्फ? आप कहेंगे बिल्कुल आप पैसे चाहिए, आप एक काम करो, आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लो और बस मैं बिजनेस खुद ही चलाऊंगा सारे का सारा, आपको एक इंटरेस्ट मैं आपको दे दूंगा। और वो पूछेगा क्या तुम्हारे पास कोई प्रॉपर कलेक्टर है जो तुम मेरे नाम कर दो और मैं तुम्हें लोन दे दूं? नहीं, लोन देने की जरूरत ही नहीं है, पैसों की जरूरत ही, अब सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं ना, मैं कह रहा हूं ना आपको, आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर दें, मेरे साथ बस एग्रीमेंट साइन करें और आप कनाडा से बस पैसे भेजें, 50-60 लाख मेरे बैंक अकाउंट में भेज दें, मैं बस अपना बिजनेस चलाता हूं। और अब मेरे पे यकीन करें, मेरा पहला बिजनेस है ये, मैं पहली दफा कर रहा हूं, लेकिन मेरे पे यकीन करें, ट्रस्ट करें कि मैं बिजनेस जो है ना वो करेगा। अच्छा, वो बेल बजाएगा, बेल बजा के उसका पियन या गार्ड आएगा, वो कहेगा इसको पूरे एहतराम के साथ कुर्सी समेत उठाओ और उठा के जो ना बड़े ही एहतराम के साथ गेट से भी ना वो पार्किंग लॉट तक छोड़ के आना, क्योंकि पागल बंदा है कि वापस ना आ जाए। ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब यही क्वेश्चन जरा आप सोचो कि उस इन्वेस्टर की स्टेज पे आप बैठे हुए हो और ऐसा कोई बेवकूफ डफर बंदा आपके साथ आके इस तरह की बातें कर रहा है, आप उसको क्या कहोगे? अब जरा आप ये समझो कि ये मैं नहीं हूं, आप हो और आप एक इन्वेस्टर हो और आपने पैसे लगाने एक बंदे पे जिसको आप जानते ही नहीं, ठीक है? तो आप एज ए इन्वेस्टर क्या बात करोगे इस बंदे से? क्या पूछोगे? अब यही पूछोगे ना, अच्छा ये आइडिया है, अच्छा ये सारा कुछ है, अच्छा ये सारा कुछ है, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन सारे पूछोगे, फिर वो पूछेगा अच्छा तो क्या मैं इन्वॉल्व होऊंगा इस काम में या नहीं होऊंगा? क्या मैं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होऊंगा या नहीं होऊंगा? क्या मेरी एक्सपीरियंस आप यूज करोगे या नहीं करोगे? क्या मेरा बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होगा या नहीं होगा? क्या मेरे पैसे लेके आप भाग तो नहीं जाओगे? आपके कस्टमर कौन है? क्या आपकी प्रोडक्ट वाकई सस्टेनेबल है? क्या इसके पीछे कोई और बंदा तो नहीं आपके साथ जुड़ा हुआ, या आप अकेले ही इसके ओनर हो? मुझे कितने % इक्विटी दोगे? मुझे क्या गारंटी दोगे? क्या सिक्योरिटी दोगे? कितने % शेयर आप मुझे दोगे? बिजनेस में से 20% दोगे, 30% दोगे, कितने % दोगे? अब हम सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सिचुएशन को चेंज ये करते हैं, क्या वो जो चवल डफर बेवकूफ अहमक, वो जो बिल्कुल ही सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का, लो कैटेगरी का बंदा उठ के आ गया जिसको उठा के हमने बाहर फेंक दिया, वो नहीं आया। अब थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा आ गया, जरा ग्रेजुएट बच्चा आ गया, जरा समझदार बच्चा आ गया, जिसने वाकई बी और आई कैटेगरी के अंदर जाना है, वो बंदा आ गया। वो बंदा आके क्या कहेगा? वो कहेगा सर ये मेरी प्लान है, सर ये मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये मेरा प्रॉफिट है, उसके अंदर मुनाफा हुआ है सर, मैंने अभी थोड़ा से प्रॉफिट किया है, 5 लाख का आइटम बेचा सर और 4 लाख की मैंने सेल की है, उसके ऊपर सर मैंने 25-30 हज़ार रुपया प्रॉफिट कमाया है। वो कहेगा बच्चे आपके पास स्किल है? उसने कहा सर स्किल मेरे पास है, लेकिन मैं आपको इसलिए इन्वॉल्व करना चाहता हूँ कि आपकी स्किल मैं यूज कर सकूं, आपकी PR जो आपका पब्लिक रिलेशनशिप है उसको मैं यूज करूं, आपकी जो स्किल है, नॉलेज है, कॉमन है बिजनेस का, उसको मैं यूज करूं। आपने क्योंकि बिजनेस कई सारे देखे हुए हैं, आप जिस तरह से बिजनेस को लेके चलेंगे, मेरे ख्याल है हम दोनों मिलके एक अच्छी टीम बिल्ड करेंगे। इन्वेस्टर कहेगा, एंजल इन्वेस्टर की बात करूं, अपनी बात नहीं कर रहा, एंजल इन्वेस्टर कहेगा हाँ यार बिल्कुल बच्चा अच्छा है, पॉजिटिव है, लग रहा है बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, आइडिया देखेगा, आइडिया के अंदर वाकई अगर जान है तो वो कहेगा बच्चे अब आप मुझे ये बताओ कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। वो कहेंगे सर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग हम शेयर कर लेंगे, हम आपको मैं इक्विटी ऑफर करता हूं। वो कहेगा बच्चे तुम कितनी इक्विटी ऑफर करते हो? सर मुझे अभी इनिशियली जो है वो अज्यूम करते हैं कि सर मुझे 100 रुपया चाहिए, या वो कहता है कि बच्चे सर मुझे 60 रुपए चाहिए। अब 60 रुपए ये 60 लाख भी हो सकते हैं, 60 करोड़ भी हो सकते हैं, 60 अरब भी हो सकते हैं। आपने कहा सर मुझे 60 रुपए चाहिए, तो या 60 लाख रुपए चलो अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक कर लेते हैं। सर 60 लाख रुपया मुझे चाहिए। अच्छा बच्चे 60 लाख चाहिए, तो बच्चे मुझे इक्विटी कितनी दोगे इसके अंदर, शेयर में कितना दोगे? तो वो कहेगा सर 60 लाख शेयर है,
तो मैं आपको इक्विटी दे देता हूं सर, 10% इक्विटी दे देता हूं। 10% इक्विटी दे देते हो, अच्छा। 10, इसका मतलब है कि तुम 10% इक्विटी को वैल्यू कर रहे हो 60 लाख, यानी तुम कह रहे हो कि कंपनी का जो 10वां हिस्सा है उसकी वैल्यू 60 लाख है। अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 60 लाख को, तो बच्चे असल में तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जो कंपनी है वो 6 करोड़ रुपए की है। अब मेरी बात लॉजिक समझ लगी है? अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अगर समझ लगी तो नीचे लिखे समझ लगी, अगर नहीं लगी तो नीचे लिखे नहीं लगी समझ। दोबारा से रिपीट करता हूं, आप एंजल इन्वेस्टर के पास गए हो या किसी भी इन्वेस्टर के पास गए हो, उसको आइडिया पसंद आया है, उसको पसंद आया है बच्चा मेरे साथ मिलकर काम करेगा, आपने उससे इन्वेस्टमेंट मांगी है कि सर मुझे 60 लाख रुपया दे दें और मैं आपको अपनी कंपनी में से 10% शेयर दे दूंगा। वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा 10वां हिस्सा बिजनेस का, अगर 10वां हिस्सा अगर 60 लाख रुपए का है तो 100% कितना हुआ? नीचे लिखें कितना हुआ आपके ख्याल में। अगर 10वां हिस्सा कंपनी का आप उसको दे रहे हो और उसकी वैल्यू आप 60 लाख रुपए लगा रहे हो, तो टोटल कंपनी की वैल्यू क्या होगी? अब लिखो नीचे कितनी होगी। टाइम देता हूं आपको, कैलकुलेट करो। 60 लाख अगर 10वां हिस्सा है और अगर कंपनी के टोटल 10 हिस्से हैं तो कंपनी की वैल्यू कितनी होगी टोटल कंपनी की, जो वो बच्चा लगा रहा है। वो बच्चा असल में लगा रहा है कि 60 लाख 10वां हिस्सा है तो 100% कितना हुआ? 6 करोड़ रुपया। वो कह रहा है कि मेरी कंपनी टोटल 6 करोड़ रुपए की है। तो वो कहेगा अच्छा बच्चे ठीक है, 60 लाख आपको दे देता हूं, लेकिन मुझे जरा दिखाओ अपनी बैलेंस शीट कि कैसे आपने वैल्यूएशन की है अपनी कंपनी की कि ये 6 करोड़ रुपए की है। क्या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है इसके अंदर? बच्चे क्या आपके पास कोई एसेट बिल्ड हुए हैं? बच्चे आपने कोई प्रॉफिट कमाया है या आपके पास कोई गुडविल वैल्यू है? बच्चे कोई और कंपनी जो बिल्कुल ही इसी तरह इससे आपके पास, क्या आपका आइडिया इतना ही यूनिक है कोई और कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती इस आइडिया की? बच्चे क्या इसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है? इसके कस्टमर्स हैं बच्चे इस चीज के? और मैं आपके साथ क्यों इन्वेस्ट करूं? मैं खुद ही क्यों ना इसको शुरू कर लूं? आप ही क्यों जरूरी हो इसके लिए? या बच्चे आप के एरिया में ये चल भी जाएगा? गवर्नमेंट लॉ पॉलिसीज प्रोसीजर क्या इसको सपोर्ट करते हैं? बच्चे आपकी जो टीम है क्या उनके अंदर एक्सपर्ट हैं जो इस आइडिया को अपलिफ्ट कर सकें? बच्चे आप मेरे साथ बोर्ड मीटिंग कितनी करोगे? मैं आपके डिसीजन मेकिंग, अगर आप गलत डिसीजन लो तो मैं आपको रोक कैसे सकूंगा उसके अंदर? आप वो एग्रीमेंट में क्या साइन करने के लिए रेडी हो कि आपके डिसीजन को मैं रोक सकता हूं जब तक आपका पैसे इन्वेस्ट नहीं होते? अच्छा बच्चे मुझे ये बताओ कि आपने जो कंपनी अभी मेरे सामने लेके आए हो, इसकी अभी तक कितनी की मार्केटिंग कर रही है? उस पर कस्टमर का फीडबैक क्या मिला आपको? जरा मुझे प्रोडक्ट तो चेक कराओ ना, कौन सी प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट को चेक करेगा वो पूरी तरह से, हर क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा और फिर वो आपको कहेगा कि बच्चे आपकी जो टोटल वैल्यूएशन बनती है आपके प्रॉफिट को देख के, आपकी बैलेंस शीट को देख के, आपकी सारी चीजों को देख के ये 6 करोड़ नहीं बनती। आप अनरियलिस्टिक बात कर रहे हो मेरे से, अनरियलिस्टिक बात ना करो। आपकी जो टोटल वैल्यूएशन बेटा बनती है वो सिर्फ 1 करोड़ रुपया बनती है मेरे हिसाब से, और 1 करोड़ रुपया आपकी टोटल वैल्यूएशन है वो इस तरह बनती है कि आपकी गुडविल अगर मैं देखूं तो इतनी बनती है, आपकी जो एसेट है वो इतने के बनते हैं, आपकी जो ओवरऑल कस्टमर प्रोफाइल के ऊपर गुडविल है वो इतनी बनती है। टोटल बेटा आपकी जो वैल्यू है वो बच्चे 1 करोड़ रुपया बनती है। अगर आप मेरे से 60 लाख ले लोगे बच्चे तो इसका मतलब है आपको मुझे 60% शेयर देने पड़ेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि हम अब 60 लाख तो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि आप डेफिनेटली नहीं चाहोगे कि आपका आइडिया को मैं कंट्रोल कर लूं। तो आप मुझे 40% शेयर मैं आपसे ले लेता हूं इसको 1 करोड़ के ऊपर। तो 1 करोड़ आपकी कंपनी की वैल्यू है, गुडविल मिला के ये जो आइडिया है ये गुडविल के अंदर आ जाता है। ये जो कि मेरा आइडिया यूनिक है मेरी, ये सारा गुडविल प्राइस के अंदर। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी आपको किसी दिन सिखाऊंगा। वो कहेगा बच्चे मैं 40% आपकी टोटल वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो कंपनी की वैल्यू आपकी असल में 1 करोड़ है, मैं 40% इन्वेस्ट कर देता हूं तो बच्चे मैं आपको 40 लाख रुपया दे सकता हूं आपको। ये 40 लाख ले लो, इस 40 लाख के अंदर 20 का लाख गुडविल का है, 20-30 लाख बाकी आपके जो आप एसेट उर्सट है उनका है। तो ये 40 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट कर देता हूं और बच्चे आपको मुझे 40% शेयर देना पड़ेगा।
और इसके अगेंस्ट मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको अपनी स्किल दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत से बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए मेरी जो स्किल है वो लेवल आपको दूंगा। अपनी पीआर दूंगा ताकि आपके कस्टमर बने मजीद, अपनी पीआर दूंगा ताकि वेंडर आपको उधार देना शुरू कर दें, अपनी स्किल दूंगा ताकि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो सके, आपके मार्केटिंग प्लान बेहतर हो सके और आप जल्दी से बिजनेस कैटेगरी में जा सको। अब ये जो इन्वेस्टर है और ये बिजनेस का मिलाप, ये मिल के लोगों को इस कैटेगरी के अंदर लेके जाता है। इन्वेस्टर के पास स्किल सारा कुछ होता है, एंटरप्रेन्योर के पास आइडिया होता है, दोनों मिलके और इन्वेस्टमेंट मिलके ये इस कैटेगरी में आप जाते हो जहां पे आप वाकई बड़ी गेम के अंदर एंजॉय करते हो, बड़ा प्ले करते हो। तो जब भी आप किसी से पैसे मांगने जाएं तो अगर तो आपने बंदरों की तरह जाना है, नहीं मैनू पैसे दे दे, बस मेरा आइडिया देख, मेरा मुंह एक बड़ा सोहना मुंह है, मेरी जुबान देख कितनी मिठी है, मेरे ना एग्रीमेंट साइन कर ला ते मैनू पैसे। ओ भाई तू बैंक है तू बैंक है, औकात तेरी चुआनी दी नहीं है और तू घर वाले तेनू रोटी नहीं देंगे और तू कह रहे हैं कि लोग तेरे ते पैसा ला दें 30-40 लाख 50 लाख 60 लाख तेरे बैंक च भेज दें तो तू अपनी मर्जी ना जो दिल करता करें, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करे, उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट में वो मैक्सिमम उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट क्या होगा, मैक्सिमम सिर्फ ये होगा कि कोर्ट आपको कहेगी कि ये पैसे वापस दे दो, इसकी प्रॉपर्टी बेच के इसके पैसे वापस दे दो, क्योंकि सिविल एग्रीमेंट होता है। अनलेस कि आपका चेक बाउंस नहीं हुआ, चेक बाउंस फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर आ जाता है, तो वो आपके नाम पे तो चुआनी नहीं है, तो वो एग्रीमेंट इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता, उस एग्रीमेंट को कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बच्चों मेरी बात सुनो, लोग आप पे बेवकूफ नहीं होते इन्वेस्टर कि आप पे इन्वेस्ट करें, और आप अपनी सोच को रियलिस्टिक करो, ऐसी सोच रखो कि बाकी ही कोई प्रोफेशनल बंदा आपके साथ काम करे। जब आप बच्चों की तरह बातें करते हो ना, मेरे से एग्रीमेंट साइन कर लो तो मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे उतने, क्यों देगा यार आपको? कभी बैंक से मिला है, कभी आपके रिश्तेदार और अजीजों ने ऐसे दिया पैसा आपको? नहीं मिलता ना। तो चीजों को रियलिस्टिकली प्लान करना होता है, बड़ा सोचना होता है। बड़ा सोचोगे तो समुंदर की मछली की तरह एंजॉय करोगे, छोटा सोचोगे तो वो जो कैद मछली उसी की तरह जिंदगी घुट घुट के पिस के गुजारोगे। बच्चे भी फीसों के लिए आपके तरसेंगे। ये लाइफ तो नहीं है ना आपकी कोई। लाइफ तो वही है, आप साल के अंदर 2-3 ट्रिप करो, कभी आप दुबई जा रहे हो, कभी यूरोप जा रहे हो, कभी अमेरिका जा रहे हो। लाइफ को एंजॉय करो, चिल करो, देखो दुनिया हो क्या रहा है। यही तो मजा है लाइफ का। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट साइड पे जब आप आते हो, यही तो एंजॉय करते हो। अच्छा, इससे जब आपकी स्टेज थोड़ी बढ़ जाती है, जब बिजनेस आपका न्यू स्टेज पे चल जाता है, ग्रोथ स्टेज पे चल जाता है, एक्सपेंशन स्टेज पे चले जाता है, फिर आपको और पैसा चाहिए होता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है ना, वैसे वैसे आपको इन्वेंटरी ज्यादा चाहिए होती है, आपको मार्केट के अंदर उधार ज्यादा देना पड़ता है, वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ती है, एसेट ज्यादा रखने पड़ते हैं, प्रोडक्शन लाइन ज्यादा लगानी पड़ती है, फैक्ट्री का साइज आपको बढ़ाना पड़ता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये चीज है। और वेंडर से उधार आपको वो माइनस करके जो बाकी बचता है वो आपका होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल नीड आपकी बहुत बढ़ जाती है। फिर ये जो $1 मिलियन वाले या एंजल इन्वेस्टर मेरे टाइप के जो लोग होते हैं, वो फिर आपके ऊपर उनसे ऊपर वाली स्टेज चले जाती है। फिर इस स्टेज के अंदर आप वो जो एंजल इन्वेस्टर होता है, जिसकी पीआर होती है, जिसको आपने 20% दे दिया या 10% दे दिया या 40% दे दिया या 50% दे दिया, वो और आप दोनों मिलके, क्योंकि वो अमीर बंदा पहले से ही, उसकी स्किल है, पीआर है, रिलेशनशिप है, उसकी वो आपकी कंपनी के प्रोफाइल को यकदम ऊपर उठा देगा। और ऊपर से आपकी मेहनत है, आपका आइडिया है, आपकी टीम है, आपकी जो प्रोसेसेस हैं, आपका प्रोटोटाइप है, ये सारी चीजें मिलकर कंपनी को ऊपर उठा देती हैं। जैसे ही आपके साथ एंजल इन्वेस्टर को एक्सपर्ट मिलता है ना, तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। कंपनी की वैल्यू आपके ओनरशिप को देखी जाती है, उसकी प्रोफाइल को देखी जाती है, उसकी नेटवर्क को देखी जाती है। अब वो दोनों जब मिल गए, फिर बिजनेस को अब मजीद एक्सपेंड करना है। अब पहले उन्होंने दोनों ने मिलकर बिजनेस को ले गए, कोई सेल को ले गए 10 करोड़ पे, 20 करोड़ पे, 50 करोड़ पे या 1 अरब के पास सेल को वो ले गए। अब वो सेल को ऊपर लेवल पे ले चुके हैं, छोटे छोटे से बढ़ाते गए ऊपर लेवल पे ले गए दोनों मिलके, एंजल इन्वेस्टर और वो दूसरा बंदा। और अब उन्हें मजीद एक्सपेंड करना है तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके लिए होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ये वेंचर कैपिटलिस्ट ये बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, समुद्र के मगरमच्छ होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी बड़ी बैंक की तरह की। ये लोन देते हैं लोगों को, और लोन वो देते हैं इक्विटी के अगेंस्ट।
मोस्टली एंजल जो वेंचर कैपिटल होते हैं वो इक्विटी के अगेंस्ट लोन देते हैं। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल हम बच्चे के साथ डील हुई थी, फॉर एग्जांपल 40% मेरे पास था, 60% बच्चे के पास था। हमने अपनी कंपनी को दोनों ने मिलकर 2-3 साल चलाया, आईडी को बिल्ड किया, प्रोफाइल को बिल्ड किया, मार्केट को बिल्ड किया, कस्टमर को बिल्ड किया। अब हम दोनों मिलके फिर वेंचर कैपिटल के पास जाएंगे कि अब बड़ी गेम के अंदर कैसे जाना है, अब अरबों की गेम में कैसे जाना है, अब नेक्स्ट प्ले कैसे करना है। दोनों मिलके एंजल इन्वेस्टर और आप लोग जिनका आइडिया है, जिनका जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो फाउंडर होते हैं, वो दोनों मिलके फिर जाते हैं वेंचर कैपिटल को, कहते हैं कि देखें हमने बिजनेस को यहां तक ले आए हैं, इस स्टेज के ऊपर ले आए हैं जहां पे हमारी सैलरियां पे हो रही हैं, हमारी टीम मेंबर की कॉस्ट हमारी पे हो रही है, हम अपने कैपिटल को पे कर पा रहे हैं, हम अपने वर्किंग कैपिटल को चला पा रहे हैं, हमारी कंपनी एक अच्छी पोजीशन के अंदर है हमारी। तो सर आए अब हम आप हमारे साथ मिलके आप इन्वेस्ट करें, तो हम अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। इस आइडिया को अभी एक सिटी में है, पूरे पाकिस्तान में लेके जाते हैं। अभी पाकिस्तान में है, इसको यूरोप के अंदर लेके जाते हैं। सर आए इसको अमेरिका के अंदर लेके जाते हैं, इस आइडिया को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपेंड करते हैं। आप प्लीज आए हमारे साथ, आपकी जरूरत है अब हमें। देखे ना, अगर समुद्र में रहना है तो मगरमच्छ से वैर तो नहीं लेना ना आपने, फिर तो आपने मगरमच्छ को साथ चला के चलना है। जंगल में रहना है तो शेर से वैर तो नहीं लेना, शेर को साथ चला के चलना है। तो यही फिर होता है, वेंचर कैपिटल के पास जाते हैं, वो भी फिर उसके क्वेश्चन फिर और टफ होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। वो फिर सिक्योरिटी मांगता है, आपके आइडिया को पूरी तरह इच्ची बिच्ची उसकी ABC खिचड़ी चीर फाड़ कर देता है वो दो बंदों की। आपके साथ एंजल इन्वेस्टर की थोड़ी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन उसकी थोड़ी प्रोफाइल की रिस्पेक्ट जरूर वो करता है, लेकिन फिर भी वो इच्ची बिच्ची कर देता है आपके आइडिया की, किसको सेल कर रहे हो, क्यों सेल कर रहे हो, मुझे ही क्यों रख रहा है, मैं ही क्यों इस बिजनेस के लिए फिट हूं, बैंक से लोन क्यों नहीं लिया तुमने, इसको IPO में क्यों नहीं गए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्यों नहीं गए, तुम मेरे पास ही क्यों आ रहे हो, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं, ये इक्विटी कितनी बढ़ जाएगी 10 साल में, मुझे सिक्योरिटी क्या दोगे, शेयर क्या दोगे। आप कहेंगे मैं आपसे जो अभी एक्सपेक्टेशन है मेरी ये है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे दें और 1 करोड़ के अंदर मैं आपको 1% शेयर दूंगा। वो कहेगा ठीक है, 1 करोड़ के अंदर 1% दोगे, इसका मतलब क्या है कि आपकी वैल्यूएशन कितनी है, जरा मुझे बताएं। टोटल कंपनी अगर वो 1 करोड़ के अगेंस्ट 1% शेयर दे रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट को, तो आपकी वैल्यूएशन कितनी हुई टोटल कंपनी की, नीचे लिखें जिनको समझ लगी है। 1 अरब कितनी वैल्यूएशन हुई, 1 अरब, नीचे लिखें 1 अरब वैल्यूएशन हुई। वो 1 अरब वैल्यूएशन वो कहेगा अब 1 अरब वैल्यूएशन तुमने तो मुझे बता दी है, अब इसको प्रूव करो कैसे 1 अरब है, एसेट से प्रूव करो, गुडविल प्रूव करो, सारी चीजें प्रूव करो, प्रूव करनी पड़ेगी उसको। वो कहेगा नहीं 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 यार, ये क्या बात कर रहे हो, आपकी वैल्यूएशन कंपनी की मैक्सिमम 10 करोड़ रुपया है, तो 10 करोड़ आपकी वैल्यूएशन है, 1 करोड़ आप मेरे से ले रहे हो, तो 10 करोड़ का 1 करोड़ कितना हुआ 10%, मैं 10% शेयर लूंगा, 1 करोड़ आपको दूंगा। ये वो कहेगा, यहां वो कहेगा कि यार आपकी कंपनी की वैल्यू है ही सारी 1 करोड़ रुपया और आप 1 करोड़ मेरे से मांग रहे हो, मैं तो 50% शेयर लूंगा आपसे या 60% शेयर लूंगा आपसे। अब ये वेंचर कैपिटल की स्टेज के ऊपर क्योंकि बड़ा प्ले होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बड़े लेवल पे जाना होता है, बड़ी मछली के साथ डील कर रहे हैं, और उसकी आने से आपकी कंपनी की प्रोफाइल, जैसे एंजल इन्वेस्टर जो काम का है उसके आने से आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी ना, कंपनी की ऊपर चलेगी, यकदम बूस्ट होगी। इसी तरह वेंचर कैपिटल के आने से आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ही बूस्ट कर जाती है, टॉप पे चले जाती है, अगर अच्छा वेंचर कैपिटल आपको मिल गया है। अब आप उसके साथ मिलके आप बिजनेस शुरू कर देते हो, आगे तरक्की करना शुरू कर देते हो और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाते हो। आगे जो एक और लैंडिंग सोर्स आता है, कुछ जगहों पे पीयर टू पीयर क्लब बने होते हैं, छोटे छोटे क्लब बने होते हैं जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके ऊपर। जैसे प्रॉपर्टी के अंदर इस्लामाबाद में कुछ क्लब बने हुए हैं, वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं। इसी तरह वो जितने नए प्लाजे बनते हैं उस प्रॉपर्टी क्लब को कहते हैं हम पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। इसी तरह DHA के अंदर इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, कुछ मिल के पीयर टू पीयर इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री कुछ होती हैं जिनमें पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन वो सारी PR की बेस पे होती है। मोस्टली जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं उनकी वो PR होती है, वो उन इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करवा लेता है, जिससे वो सिक्योरिटी वगैरह को दे के वो साइन, क्योंकि देखे लोन आपको कोई नहीं देता जब तक आप सिक्योरिटी ना दो उसको कोई गारंटी ना दो कि उसका लोन उसको वापस आएगा। अगर उसे गारंटी नहीं मिल रही, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, आपकी वो गारंटी सिक्योरिटी आपकी वैल्यू नहीं है। वो गारंटी सिक्योरिटी असल में आपके पैसे कितने हैं आपके बैंक में, आपके पास प्रॉपर्टी कितने की है, आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, ये गारंटी होती है, ये कोलैटरल्स होते हैं।
इस कलेक्टर की बेस पे आपको लोन मिलता है, और वो भी 100% नहीं मिलता। जितनी आपकी प्रोफाइल की वैल्यूएशन हो उसका 50 से 60% तक या 70% तक लोन मैक्सिमम आपको मिलता है, ताकि वो जब उसको बेचे उसके अंदर से अपनी सेलिंग कॉस्ट भी चीज़ों की माइनस कर सके, लीगल कॉस्ट भी माइनस कर सके, और वो एसेट इतने का बिक जाए कि उसका लोन पे हो। तो ये 5 स्टेज हैं। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, पीयर टू पीयर लैंडिंग हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, आपके जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों के साथ मिलकर करते हो। ये 5 ही सोर्स हैं इन्वेस्टमेंट के। और अब आप अपने देखना कि आपकी गेम प्लान क्या है। गेम प्लान क्या, आपका सेल्फ एम्प्लॉई है तो फिर आप अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, इधर उधर से पकड़ के मिनते मुनते करके थोड़े बहुत, और 5 साल फिर उसके बाद आपके कुंडे दरवाजे खड़काते रहते हैं, लोग जलील होते रहते हैं। इक्विटी का फायदा ये होता है, क्रेडिट और इक्विटी का 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाती है कि आपने जो इंटरेस्ट लगानी थी, किसी को क्रेडिटर से पैसे लेके इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी थी, वो बच जाती है। सूद वैसे भी हराम है इस्लाम के अंदर। एक तो ये चीज़ है। दूसरा बेनिफिट ये होता है इसके अंदर कि आपका जो जब आपका क्रेडिटर है वो आपका दरवाजा खड़काता है, जब आपका बार बार आपका लोन पे नहीं हो रहा तो वो आपका दरवाजा खड़काएगा, आपको तंग करेगा, आपकी प्रोफाइल डैमेज करेगा, क्रेडिबिलिटी डैमेज करेगा, आपको कोर्ट में सू करेगा, आपको रोज अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे। इक्विटी के अंदर यह फायदा होता है कि वो आपके साथ ही आपके नफा नुकसान का शरीक होता है। आपकी कामयाबी ही उसकी कामयाबी की जामन होती है। आपके साथ अगर वो मिलके आपको आगे, पूरी कंपनी को आगे नहीं लेके जाएगा तो उसकी अपनी वेल्थ भी कम हो रही होती है, उसका रिस्क इन्वॉल्व होता है। वो आपके आके गेट पे दरवाजे नहीं खड़काता, उसकी क्योंकि इक्विटी होती है, वो आपके साथ मिलके काम करता है, उसकी प्रोफाइल आपके साथ अटैच हो जाती है, उसकी स्किल आपके साथ अटैच होती है, उसकी जो बिजनेस करने की एबिलिटी है वो आपके साथ अटैच होती है, उसकी जो प्रोफाइल है वो आपके साथ अटैच होती है, उसकी पीआर आपको आगे फिर फर्दर जो आपको बिजनेस जब आपका एक्सपेंड होगा, आगे जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके अंदर उसकी पीआर आपको फिर आगे हेल्प करती है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं एक इन्वेस्टर को अपने साथ इक्विटी शेयर करने में। और फिर जब आप मिलके एज ए टीम बिल्ड करते हो, आगे काम करते हो, फिर आप बिजनेस लेवल पे जाते हो। अब आपका जो पहले आपने 1 लाख रुपया फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट किया, वो 1 लाख इवेंचुअली 1 करोड़ 10 करोड़ में बदल जाता है। 1 करोड़ अगर इन्वेस्ट किया तो 1 अरब में बदल जाता है। बिजनेस अगर कामयाबी तरीके से चला गया, बिजनेस कामयाब तभी होगा जब उसको एक प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाएगा। अब आप समझ रहे होते हो कि मैं प्रोफेशनल हूं, लेकिन आपने बिजनेस कभी किया ही नहीं होता, आपके अंदर वो प्रोफेशनल स्किल होती नहीं, वो कैपेबिलिटी नहीं होती, बिजनेस में गलतियां करते हो, लॉस करते हो। इसी वजह से आपके जो 90% बिजनेस है वो पहले 5-10 सालों के अंदर बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन प्रोफेशनल लोग चला रहते हैं। जब आप किसी अच्छे इन्वेस्टर को, एंजल इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करते हो, प्रोफेशनल लोगों को अपने साथ लेके चलते हो, वो गलतियां नहीं करते। वो जो 10% लोग जो कामयाब होते हैं वो वही लोग होते हैं, वो एंजल इन्वेस्टर, वो जो बड़े बड़े जो कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग हैं, वो आपको जो आपके साथ जब मिलते हैं फिर आप गलतियां नहीं करते, फिर आप ऑटोमेटिकली 10% कैटेगरी में चले जाते हो जो कामयाब होती है और बिल्ड करती है। एंजल इन्वेस्टर जरूरी नहीं कि एंजल इन्वेस्टर का टैग ही लगा हो किसी के ऊपर। किसी एंटरप्रेन्योर को जाके आप पिच मार सकते हो, अपना आइडिया एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी ऐसा बंदा जिसके पास वाकई पैसा, स्किल दोनों है, उसको जाके अपना आइडिया पिच करो, उसको अपने साथ पार्टनर बनाओ। किसी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ इन्वॉल्वमेंट हो, किसी बड़ी कंपनी के सीएफओ के साथ, किसी बड़ी कंपनी के हेड ऑफ ऑपरेशन, हेड ऑफ मार्केटिंग के साथ उसको अपना आइडिया पिच करो कि मेरे पे इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ, अपनी स्किल मुझे दो ताकि हम बिजनेस को आगे एक्सपेंड करें। ये चीज़ें आपके पास अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही होती हैं। जरूरी नहीं कि आप ढूंढो कि एंजल इन्वेस्टर कौन है। एंजल इन्वेस्टर इधर कनाडा में पूरी इसकी एक पूरी लिस्ट होती है, एंजल लिस्ट, वहाँ पे हम देख लेते हैं कौन से, हम उनको कॉल करके पीछे मारते हैं। अमेरिका के अंदर भी इसी तरह से एंजल इन्वेस्टर्स की पूरी लिस्ट है, वेबसाइटें बनी हुई हैं जिन पे आप अप्रोच करते हो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये सेक्टर इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं करते, और फिर जब कोई किसी को इन्वेस्टमेंट का कहता है तो लोग उसको मजाक उड़ाते हैं। वो अजीब, क्योंकि माइंड अभी छोटा है, अभी वो सोच टके की है और बातें वो बड़ी को समझ नहीं पाते, बड़ी बड़ी गेम को। इस वजह से आप जब अपने पाकिस्तान के अंदर आप पहले अपना प्रोफाइल बिल्ड करो। ये जो एजुकेशन है बिजनेस की, ये जो नॉलेज है ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको थोड़ा बिल्ड करो अपने अंदर। जब आप बिल्ड कर लेंगे इस अंडरस्टैंडिंग को कि हाँ ये असल में मैकेनिज्म होता क्या है, ये गेम कैसे प्ले होती है। देखो गेम के रूल होते हैं ना, बिजनेस भी ये गेम है, इस गेम के एक रूल है, उन रूल के अकॉर्डिंग प्ले करना है। आप अपना रूल नहीं बना सकते, अपना रूल बनाओगे फ्लॉप हो जाओगे, ठप हो जाओगे, वही उसी सोच में।
गेम के अकॉर्डिंग चलना है। गेम जो है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी गेम के तहत चलना है। इस गेम को अंडरस्टैंड करना है कि इस गेम में क्या है, ट्रिक्स क्या हैं, टिप्स क्या हैं, हिट क्या हैं। अगर मैं अपना शेयर करूंगा किसी के साथ पार्टनरशिप, उसको अवॉइड कैसे करना है कि कल को वो अब्यूज ना हो, कल को वो मेरा बिजनेस लेके भागे ना। ये सारी चीज़ें, एग्रीमेंट और बहुत सारी फैक्टर होते हैं जो मैं आपको सिखाता रहूंगा कि कैसे ये चीज़ें बिल्ड होती हैं। कोई आपका बिजनेस लेके कहीं नहीं भागता, ये जहन से डाउट निकाल दें, कोई नहीं भागता। लीगल स्ट्रक्चर ऐसे बन गए हैं बिजनेस के कि कोई आपका बिजनेस लेके भाग ही नहीं सकता। सिर्फ आपने अगर प्रॉपर आपको गेम का पता है कि गेम आपने कैसे करनी है, पहले गेम को सीखें, उसके बाद आप प्रॉपर बिजनेसमैन के पास जाएं, प्रॉपर लोगों के पास जाएं, उन्हें प्रॉपर ऑफर करें। जैसे मैंने आपको समझाई है इस तरह से करें। अगर आप उनसे 10 लाख मांग रहे हो तो आप उससे उन्हें 10% दे रहे हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। फिर आपकी कंपनी की वैल्यू भी जो है वो 1 करोड़ है। वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप मेरे से 10 लाख दे रहे हो 10% का, तो कंपनी की वैल्यू फिर 1 करोड़ तो होनी चाहिए ना। वो प्रूव तो करनी पड़ेगी ना आपको। आप ये तो नहीं कह सकते कि कंपनी की वैल्यू 10 लाख है और आप मुझे 10 लाख दे दो और 10% के अगेंस्ट। वो क्यों देगा? वो पागल है, नहीं देगा। आप उसे रियलिस्टिक ऑफर करोगे, रियलिस्टिकली आप उसको समझाओगे कि हाँ ये देखो इस तरह से मेरी इतनी वैल्यू बनती है, इस तरह से हम आगे जाएंगे, ये सारा प्लान है, ये मेरी वैल्यू मैंने इस बेस पे कैलकुलेट की है और ये मेरी वैल्यू है। इस वजह से इस वैल्यू का तुम 10% दे दो, क्योंकि इस फंड से हम आगे बढ़ेंगे। और 10% के बेस पे तुम अपने साथ डिसीजन भी लोगे। 10% के अकॉर्डिंग तुम मेरे साथ डिसीजन करोगे। ये डिसीजन पावर हैं जिन पे आप ले सकेंगे। फिर उसको बताओ कि आप अगर एग्जिट करना चाहो, यानी बिजनेस से निकलना चाहो, तो उसका एग्जिट प्लान क्या है। और अगर मैं निकलना चाहूँ, जो बंदा जो खुद कर रहा है, उसका एग्जिट प्लान क्या है, वो कैसे बिजनेस के अंदर से निकलेगा और उसको रिटर्न कैसे, उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, वापस कैसे मिलेगी। अगर वो, अक्सर लोग एग्री नहीं करते वापस लेने पे, वो कहेगा कि मैं 5% तो वापस लूंगा, अगर आप मुझे पे करोगे इतने पैसे तो मैं 5% वापस ले लूंगा, नहीं तो फिर मैं 5% मैं बिजनेस के अंदर 5% तो हमेशा ही रखूंगा। या वो कहेगा कि नहीं, इतने साल के बाद मैं इतने पैसे और लगाऊंगा और मेरा और स्टेक, आपका स्टेक इक्वल हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर नेगोशिएशन होती हैं, वैल्यूएशन की बेस पे होती हैं, पीछे जो बैकएंड पे सिक्योरिटी है उसकी बेस के ऊपर होती हैं, आपके बिजनेस प्लान की बेस के ऊपर। ये सारी डीलिंग, गपशप, ये प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से चलती है। ये जो चवले अक्सर लोग मारते हैं ना, चवले, कि नहीं तू बस एग्रीमेंट कर ला, बस तू साइन कर ला, एग्रीमेंट कर ला, मैनू पैसे दे दे। वो कहेगा यार मैं को खराती अदारा तो नहीं लाया ना, तू मामा औकात तेरी चवानी दी नहीं है और तू जो है अपना मेरे से पैसे मांग रहा है। तो ऐसे होता है, अक्सर होता है। अक्सर जगह पे मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ और डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, प्रोफेशनल बात करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं, जैसे मैं आपको बताया। और अक्सर लोग, अक्सरियत जो, क्योंकि ऐसी है जिन्होंने फेल ही होना होता है, जिन्होंने अपनी करियर के अंदर जलील ही होना होता है, उनकी कोई पता ही नहीं होता उन्हें क्या वो बात कर रहे हैं, किस तरह से वो बातें करते हैं इस तरह की, हमें बस पैसे भेज दो, हम खुद ही देख लेंगे जो हम कर रहे हैं, या हमें क्रेडिट दे दो या लोन दे दो। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी अंडरस्टैंड करें। आई थिंक काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। इस पर अभी बहुत लेक्चर हैं, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको सिखाता जाऊंगा। मैं आपको जब कहता हूँ ना पूरे यकीन के साथ कि यार पैसा सिर्फ चैलेंज नहीं है, पैसा इशू नहीं है, आइडिया भी इशू नहीं है, इतना एग्जीक्यूशन इशू है। जब मैं आपको ये कहता हूँ ना कि पैसा इशू नहीं है, तो मेरी बात मान लिया करो, यकीन करो कि पैसा इशू है भी, लेकिन इतना भी नहीं है। उसके तरीके हैं पैसा लेने के, पैसे देने के लिए लोग भी आपको अवेलेबल हैं, लेकिन आपको रेडी होना पड़ता है। आपको अपनी प्रोफाइल को उस स्टेज पे लेके जाना पड़ता है जहां पे लोग आपके साथ इन्वेस्ट करें, उन्हें लगे कि यार ये एक रीजनेबल सा बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं, आप, मुझे पता है अक्सर लोग पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये आपने कभी सुनी ना देखी, आपको लगा पता नहीं याद ना, सब कहाँ की बात करें, क्या बात करें। बड़ी गेमें मेरे दोस्त ऐसे ही होती हैं, बड़ी गेमें जो हैं वो ऐसे ही होती हैं। हम लोग ऐसे ही बड़ी गेमें प्ले करते हैं, सारे ऐसे बड़ी गेमें प्ले करते हैं। और मैं भी यार, इतना परेशान मत हुआ करो। देखो मैं भी एक गांव से आया, मैंने आपको बताया था ना कि मैं जब आया था तो मेरे वालदा की बालियां बेच के मैं आया था। और मैं जब आया तो 1400 रुपया मेरे से लूट लिया उसमें से फर्म ने, 500 रुपया मेरा 1900 में से बचा। वो 500 से शुरुआत की हुई है और 500 पे शुरुआत में थी नेगेटिव थी, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर कोई 77,000 का आई थिंक कर्जा था, 70 या 77,000 का कर्जा था जो मुझे वापस करना था। तो नेगेटिव से शुरुआत की हुई है। मैं भी गाँव से, वही जो टाटों के स्कूल पे पढ़ा हूँ, मैं टाटों पे स्कूल पे बैठ के पढ़ा हूँ। मैं भी वो टूटे हुआ साइकिल चलाता रहा हूँ। लेकिन बातें जो आपसे कर रहा हूँ ये सीखना पड़ता है ना,
बिल्ड करना पड़ता है अपने आप को। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप लर्निंग करते हो, पढ़ते हो, चीज़ों को देखते हो, अपने विजन को ब्रॉड करते हो, अपनी मेंटालिटी को ब्रॉड करते हो, आपको समझ आती दुनिया में चलता कैसे है, गेम खेली कैसे जाती है। उस गेम को जब आप समझ जाए तो फिर आप इस तरह की बोंगियाँ नहीं मारते, फिर आप प्रॉपर प्रोफेशनली बात करते हो। सभी दोस्त, आप भी, मैं भी, हर बंदा ग्रो करें, हर बंदा एक, हम प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर एक पूरी जो एक रेवोल्यूशन है बिजनेस की, हम चला दें मिलके, आप और मैं, और बड़े बड़े बिजनेसेस करें। बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी के जाएं। ये जो डे टू डे की जो टेंशनें हैं ना, इनसे निकलें। ये रोटी पानी टुक्कर, गाड़ी का पेट्रोल, ये वो किराया, बिजली, ये मसले हमारे नहीं होने चाहिए। हम आप डिज़र्व करते हो। आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो माशाल्लाह से, मैं ये नहीं कह रहा, आप माशाल्लाह ज़्यादा इंटेलिजेंट हो मेरे से, ज़्यादा गुड लुकिंग हो, ज़्यादा पर्सनैलिटी है आपकी माशाल्लाह से। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपने उस गेम को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं उस गेम को समझ गया हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाया है कनाडा के अंदर बिजनेस को, डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस को, इतनी कंसल्टिंग दी है, इतनी कि आप बस बिजनेस एक वो बिल्कुल ही होता है ना, जैसे हिफसफा वाली बात होती, मैं देखता हूँ पता चल जाता है कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, सारी समझ आ जाती है उसकी। आपको सिर्फ यह कि आपने टाइम उस चीज़ के अंदर नहीं लगाया अभी इतना, सिर्फ यही फ़र्क है। बाकी आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट हो, इस चीज़ को, गेम को समझो इन्वेस्टमेंट की। उस गेम को समझने के बाद प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से स्टेज वाइज स्टेज काम करो। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे बिजनेस की स्टेजेस की बात करेंगे अगले लेक्चर में। मैं कोशिश करूंगा, आई थिंक अगले बिजनेस की स्टेजों का समझाऊंगा आपको, कैसे चलता है, कैसे होता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं स्टार्टअप का, पूछ रहे हैं। स्टार्टअप ये होता है कि स्टार्टअप की जो वैसे डेफिनेशन है कि कोई यूनिक आइडिया हो जिसको आप एक बिजनेस प्लान के अंदर एक एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया हो आपने, उसको कहते हैं स्टार्टअप। और अभी बिल्कुल वो इनिशियल स्टेज के हो, उससे स्टार्टअप कहते हैं बिजनेस को। अपना ख्याल रखें, अपने कमेंट मुझे ज़रूर दें। आपकी कोई बात आपको मेरी बुरी लगी हो तो माजरत, माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरा यह है कि अक्सर लोग लिखते हैं कि आप बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते, आयत क्यों नहीं पढ़ते। वो इसलिए नहीं पढ़ता कि बिस्मिल्लाह मुझे आपको दिखा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिल में पढ़ लेता हूँ बिस्मिल्लाह, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आयत पढ़ूंगा, मुझे, मेरा वो मेंटालिटी नहीं है, मेरी जो मेंटालिटी है वो उस तरह की नहीं। मुझे लगेगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे अभी मैं आयत पढ़ूँ आपके साथ इधर बैठ के और फिर मैं आपसे बात करूँ, तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, या मैं आपको एक मौलवी टाइप लुक, एक वो रिलीजियस लुक दे के फिर मैं आपको बिजनेस सिखाना चाह रहा हूँ। मेरा वो मेंटालिटी नहीं है। मुझे पता है अगर मैं आपसे इस तरह की बातें करूँ रिलीजन की, तो फिर मैं बात करूँ तो आप ज़्यादा सुनते हो। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि मैं वो ऑथेंटिक नहीं है, मैं नहीं हूँ, वो अदनानुल हक नहीं है। इसलिए फिर मैं आपसे वो आयतें पढ़ के नहीं करता। मैं अगर करता हूँ तो सिर्फ वो चीज़ जो मुझे दिल को लग रही है, जो मेरे मन को लग रही है और जो मुझे लगता है कि ये ठीक है, मैं वो उसी हिसाब से चलता हूँ। मैं सुनता सारी बातें हूँ। आप लोग जो कमेंट करते हो हर चीज़ को मैं पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट को खुद पढ़ के रिप्लाई करता हूँ। रिप्लाई बाज़ दफ़ा मैं सेम ही कर रहा होता हूँ अक्सर, क्योंकि हर दफ़ा इतने रिप्लाई लिखना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब रिप्लाई कर रहा था, इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपका कमेंट देख लिया है, आपके कमेंट को पढ़ लिया है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, एक्नॉलेज कर लिया मैंने आपकी बात को, आपने क्या बात की है। अब उसको मैं अप्लाई करूं या ना करूं, वो देखो, सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। तो मैं सुनता सबकी हूँ, करता फिर वो हूँ जो मेरी अपने ऑथेंटिसिटी से मैच करती है। तो रिलीजन जो होता है ना यार, देखो मेरी बात सुनो, रिलीजन को और बिजनेस को और लोगों को इस तरह जज मत किया करो। रिलीजन हर बंदे का एक पर्सनल मैटर होता है, वो आपके साथ वो डिस्कस कर रहा है। आपको पता है मैंने हज भी किया हुआ है, आपको शायद नहीं पता होगा, आप में से अक्सर लोगों ने किया होगा, मैंने हज भी किया हुआ है। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता कि मैं वो आयतें पढ़ूँ आपके साथ, वो सारा कुछ करूँ, ऊपर वो कुल वल्लाह लिखूँ ऊपर, या कुछ स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखूँ ताकि आप मेरे से एफिलिएशन फील करो। नहीं, ऑथेंटिसिटी जो है ना, मेरे जो मैं हूँ वही मैं रहूँगा। 10 साल के बाद भी आप मेरे से मिलोगे ना, तो वही मिलूँगा जो मैं हूँ। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। आपको बुरा लगता है, मुझे पता, अक्सर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, औज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ता, वो मैं दिल में पढ़ता हूँ। वो मेरा और अल्लाह का मामला, और यकीन जानो मेरा और अल्लाह का जो कनेक्शन है वो मैं दावा नहीं कर रहा, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और अक्सर होता है कि मैं कोई इवेंट होने वाला हो तो पहले ख्वाब में आ जाता है, वो पहले से ख्वाब में आ जाता है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ख्वाब में आ जाए। किसी की डेथ होनी हो, 3 दिन पहले ख्वाब में आ जाता है मेरे कि बंदे की डेथ होने वाली, किसी ना किसी की फैमिली में। अभी रिसेंटली भी हुई है,
ख्वाब में आ गया था, मेरे नाना अबू की हुई उससे पहले भी ख्वाब में आ गया था, मेरे मामू की हुई उससे पहले भी ख्वाब में आ गया था। तो कनेक्शन, मैं अल्लाह से सीधे ही बातें करता हूँ, अकेले में जाता हूँ बातें करता हूँ मैं, वो से जो कनेक्शन होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है मेरा। मैं बात कर रहा था, बोर होता है ऐसे ही, खाना खाता हूँ, कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह, मेरे जैसे कुत्ते बंदे को तूने रोटी दी, मेरे जैसे कमीने घटिया बंदे को, हैं एक गाँव के बंदे को, एक साइकिल और टूटे हुए साइकिल चलाने वाले बंदे को तूने इतनी इज्जत दी, या अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी। खाना खाने के बाद हमेशा कहता हूँ, लेकिन मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। वो मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि यार मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा तो मुसलमान होऊंगा, या आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा तो ही मुसलमान होऊंगा। ये मामला है अल्लाह का और मेरा। आप सीखें बिजनेस, आपको पसंद आता है सीखें, नहीं आता तो यार ना सीखें। वैसे भी आप माशाल्लाह स्मार्ट हैं, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप लोग। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच। कोई बात बुरी लगी हो माजरत, कभी कभी मैं हार्ड वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको समझाना होता है ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ कि कई दफ़ा आपको ऊंची बोल के बच्चे को समझाना पड़ता है, कई दफ़ा आपको आहिस्ता बोल के बच्चे को समझाना पड़ता है, कई दफ़ा आपको प्यार से बच्चे को समझाना पड़ता है। तो मैं भी उसी तरह ही आपके साथ, चाहे आप मेरे से बड़े हैं लेकिन मैं आपको इसी तरह ट्रीट कर रहा हूँ कि कभी आपको सख्ती के साथ, कभी आपको प्यार के साथ, कभी आपको मजाक के साथ, कभी आपको हंसी के साथ, कभी आपको फनकारी के साथ, कभी आपको सीरियसनेस के साथ कोशिश करता हूँ कि आप बिल्ड करें अपने आप को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है, मेरी जाहलियत के अंदर जितना भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं उसको आप लोगों को डिलीवर कर पाऊँ, समझा पाऊँ, बता पाऊँ, ट्रांसफ़र कर पाऊँ, ताकि हम थोड़ा सा हम भी को बिल्ड हो यार। कभी ऐसा हो कि नीचे बंदा लिखे कि सर मैं बिल्ड हो गया हूँ। मैं देखता हूँ जब लोग मुझे नीचे लिखते हैं, बताते हैं कि मैं बिल्ड हो गया हूँ, बड़ा बड़ा दिल खुश हो जाता है यार देख के, यार ये बच्चे को मैंने सिखाया, पढ़ाया, ये बच्चा बिल्ड हो गया है, इसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। मैसेज आता है आप लोगों का कि मैं इतने पैसे कमाना शुरू हो गया हूँ सर। मैंने एक बच्चे ने लिखा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने कहा था मैं सर मैंने 2500 रुपये ऐड कर लिया अपने 2500 रुपया पर डे मैंने सर अपनी इनकम में ऐड कर लिया। बड़ी खुशी हुई। हालांकि मेरे लिए तो 2500 रुपया जो है वो $20 है, $20 का मैं एक ड्रिंक पी लेता हूँ, लेकिन उस बंदे ने एक दिन में 2500 ऐड किया, दिल खुश हो गया यार, 2500 रुपया ऐड किया, वाह यार क्या बात है, दिल खुश हो गया, आंखों में आंसू आ जाता है। दिल करता है कि यार ये जो 3-4 घंटे मैंने दिए हैं आप लोगों को, कैसे भी निकाल के, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये निकालना, आपको नहीं पता ये कैसे। बिजनेस भी करना है आपने, मैं स्टडी भी करता हूँ, रिसर्च भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, सिर्फ मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूँ मैं, असल में बिजनेस कोच हूँ मैं, मोटिवेशन स्पीकर उस तरह से नहीं हूँ, बिजनेस कोच हूँ मैं। अपना बिजनेस भी करता हूँ, क्लाइंट हैं, कंटेक्टिंग, हर वक्त कॉल आ रही होती है, हर वक्त पूरा कैलेंडर बुक होता है मीटिंग्स के साथ, उसमें मैं फिर कमेंट के रिप्लाई करता हूँ आपके बहुत सारों के। एटलीस्ट मुझे होता है कि मैं एक्नॉलेज कर लूँ आप लोगों को, उससे कि यार कम से कम एटलीस्ट। मुझे एक बंदा कहता है सर आप कमेंट के रिप्लाई ना किया करें, मैं क्या क्यों भाई, वो कहता है यार इससे आपकी वैल्यू कम होती है। मैं क्या नहीं यार, मैं इधर वैल्यू बनाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो सिर्फ जो लोग हैं मैं चाहता हूँ वो अंडरस्टैंड कर लें मेरी बात को, समझ लें, कोई कुछ कर जाए, हमारे लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सोसाइटी के अंदर, कोई मेरे जैसे जाहल बंदे से भी किसी का फ़ायदा हो जाए। बाकी मेरे लिए दुआ कर दिया करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।